तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वापस मेरे चैनल पे। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं यूपीएससी के ऊपर एक सीरीज़ बना रहा था। तो आई थिंक ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने पाई है, 2-3 वीडियोस में बचे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड इस बीच मुड़ के आई मुझे ये थी कि जेकेएसएसबी के बारे में बताओ सर, फाइनेंस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। तो भाई ठीक है, आप लोग की जो फीडबैक थी उससे मुझे लगा कि नहीं इसकी डिमांड है तो डेफिनेटली इस पर काम करते हैं, बना लेते हैं भाई जेकेएसएसबी पे एक वीडियो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर पे। इंस्पेक्टर का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट पार्ट है उसको मैं अलग से एक वीडियो में टैकल कर लूँगा। लेकिन ज़्यादा पोस्टें सब इंस्पेक्टर की हैं तो ज़्यादा डिमांड भी सब इंस्पेक्टर की थी और मैंने भी सब इंस्पेक्टर का ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। इसलिए मुझे लगता है कि ये वो पोस्ट है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली गाइड कर सकता हूँ। अदरवाइज बहुत सारी जेकेएसएसबी में पोस्ट है तो प्लीज़ सबके ऊपर तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है कि हर पोस्ट के लिए अपना एक सिलेबस होता है, अपना डिफरेंट सा सिलेबस होता है। तो हमारे टाइम पे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का सिलेबस सेम था, एग्ज़ाम भी सेम था और इंटरव्यू डिफरेंट हुआ करते थे। अब थोड़ा डिफरेंट सिस्टम ही चेंज हो गया ना यार। अब सब इंस्पेक्टर का और जो एग्ज़ाम है वो डिफरेंट है, इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसका सिलेबस डिफरेंट है सब इंस्पेक्टर का, इंस्पेक्टर का भी सिलेबस डिफरेंट है। तो सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू नहीं होगा, इंस्पेक्टर में इंटरव्यू होगा। तो कुल मिला के ये सारा आपके सामने एक डिफरेंस है। तो चलो सब इंस्पेक्टर से पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की डिमांड ज़्यादा है, पोस्टें ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली डिमांड भी ज़्यादा ही होगी। तो सिलेबस का सबसे पहला पार्ट है आपका जनरल इंग्लिश, कॉमन अंग्रेजी। जनरल इंग्लिश से पहले एक जनरल अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए जो भाई बहन मेरे ये वीडियो देखने वाले हैं, कि भाई देखो हमारे सिलेबस में कुछ 5 पार्ट मुझे देखने को मिले। उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था जेएंडके की ज्योग्राफी और हिस्ट्री। अब तक जितनी भी मैंने चीज़ें देखी हैं सिलेबस में, जनरली सबके ऊपर बहुत अच्छे ऑथर्स और पब्लिकेशंस की बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, इससे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपको मुझे नहीं लगता कि किसी को कोचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप ऑनेस्टी के साथ मेहनत करने के लिए रेडी हैं, अपनी किताबें खोल के पढ़ने के लिए रेडी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग नेसेसरी है। बट हाँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरे को पढ़ना नहीं अच्छा लगता, मुझे कोई टीचर पढ़ा दे, मेरा टाइम बचता है, मुझे जल्दी समझ आता है, तो वो कोचिंग भी कर सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट कोचिंग पर से। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा टीचर मुझे कम समय में ये चीज़ें पढ़ा सकता है तो आप डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन कीजिए। ये इंडिविजुअल चॉइस है और इंडिविजुअल प्रेफरेंस है। लेकिन रही बात जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी और हिस्ट्री की, तो उस पर तो कोई बुक है ही नहीं मार्केट में अवेलेबल, तो उसके लिए मैं बुक रिकमेंड नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक सोल्यूशन है। और मेजर अनाउंसमेंट जो मैं बोलने वाला हूँ ना, जो बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, तो भाई उस पर भी फोकस करना, ध्यान से सुनना। अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट ये है कि जेएंडके की हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच यू दैट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे। अगर ग्रुप अच्छा बनता है तो जूम पे भी क्लास ले सकते हैं और गूगल मीट पे भी ले सकते हैं। मोडस ऑपरेंडी हम बाद में डिसाइड करेंगे। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एटलीस्ट इस वीडियो पे एक टारगेट रखना 500 लाइक्स का। अगर मुझे 500 लाइक्स मिल जाते हैं इस वीडियो के ऊपर तो मैं समझ जाऊंगा कि फीडबैक यही है कि बच्चे ये चीज़ चाहते हैं। जिस तरह से मुझे कमेंट्स आए थे फाइनेंस इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल के वीडियो पे, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने की एक चेष्टा की, हिम्मत आई कि चलो बना लेता हूँ। बिकॉज एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला कि बच्चे चाहते हैं ये मैं करूँ, तो डेफिनेटली मैं ये करने जा रहा हूँ। जनरली मैंने चैनल सिर्फ यूपीएससी के जो एग्जाम है सिविल सर्विस और अपना केएस का जो जेकेपीएस और जेकेपीएस का है उसके लिए रखा था। लेकिन डेफिनेटली अगर यार अपने ही ना जेएंडके के सारे हमारे भाई बहन हैं तो इनकी हेल्प के लिए डेफिनेटली इतना सा तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैंने ये वीडियो बना लिया। हाँ, बुक लिस्ट में आपको सारी दे दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर जेएंडके की हिस्ट्री ज्योग्राफी प्लीज़ आप पढ़ा दो, हमारा काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, तो यार हाँ, मोर देन विलिंग, बट प्रोवाइडेड आई गेट दैट फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक कि आप सब लोग भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो। और एक लार्जर चंक होना चाहिए ना, अच्छे खासे बच्चे हो पढ़ने वाले तो मज़ा भी आता है। 2-4 यार इतनी एनर्जी भी नहीं हो मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप शेयर करोगे वीडियो को, अपने अपने दोस्तों को बताओगे, जो तैयारी करें उनको बोलो भाई लाइक कर दो, अच्छे से देख लो। तो जेएंडके की ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी हम आपकी कवर कर लेंगे। तो आते हैं आपके सिलेबस पे। लेट्स कम बैक टू आवर सिलेबस। जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का जो सिलेबस है हमारा, उसमें सबसे पहले टेंसेज आते हैं। टेंसेज तो आपको पता ही है क्या होते हैं, सब बच्चों को जनरली पता होंगे। तो अगर नहीं पता है तो हम पढ़ेंगे, किताब मैं आपको एंड में बताऊंगा इसके। तो रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि एक लाइन होती है इंग्लिश में लिखी हुई, तो कोई भी लाइन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरा नाम आदित्य है, तो मैं लिख देता हूँ आदित्य इज़ अ मैन एंड देयरफॉर ही इज़ मॉर्टल। तो इसी को, ये सही लाइन है ना, अब इसको तोड़ के लिखूंगा, मॉर्टल इज आदित्य, मैन ही देयरफॉर। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन लिख ली। अब आपको इसके वर्ड्स को पढ़ के समझना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। तो बड़ा कॉमन सेंस बेस्ड ये चीज़ है। यदि आप ग्रेजुएट हो, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है 9th-10th में, तो यार मुझे नहीं लगता इतना आप में से कोई नालायक होगा कि ये लाइन भी ना लिख पाए। तो लिख जाओगे आप, इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आता है नरेशंस। नरेशंस आपको पता ही है क्या होती है ना, जैसे बोलते हैं कि
कोई भी बंदे का नाम लेते हैं, मान लो प्रजापति सेड आई एम कमिंग होम, इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे आई एम कमिंग होम, तो आपको उल्टा लिखना है उसको करके कि इट वॉज टोल्ड बाई प्रजापति दैट ही इज कमिंग होम। तो इस तरह से जो नरेशंस होती हैं उसमें उसकी थोड़ी चेंज कर देते हैं सेंटेंस का ना, एक फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन कुछ इस तरह से चेंजिंग होती है। तो उसके रूल्स हैं, देयर सर्टन रूल्स फॉर दैट, तो वो भी ग्रामर का पार्ट है, तो उस पर भी देखेंगे हम। ये जनरली ग्रामर है, ये सारा का सारा आप सिलेबस देखोगे ना हिस्ट्री का, इंग्लिश का, तो ये ग्रामर ही है सारी की सारी, इंग्लिश ग्रामर। तो अगर हम 9th 10th की ग्रामर की किताबें आपके पास है तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा हाथ पाँव मारने की जरूरत है, वहाँ से आपका सारा हो जाएगा। लेकिन चलो अब हम कंपिटेटिव जोन में है ना, दूसरों से कंपीट करें, तो बेस्ट सोर्सेज आपको बताऊंगा जहाँ से आप पढ़ सकते हो। मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में, मेरे को लगता है स्पेलिंग गलत है मॉडल्स के यहाँ पे। आपके सिलेबस को मैंने कॉपी किया था जीके एसएसबी की साइड से, तो ये मॉडल्स जो होते हैं ना यार, मेरे ख्याल से इसके स्पेलिंग जो है MODALS ये होते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, लेकिन मैंने आपके सिलेबस से ही पूरा कॉपी किया था, तो अब मेरी नज़र पड़ी है इस पर स्लाइड्स बनाने के बाद, लगता है स्पेलिंग गलत है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो चलो जो भी है। मॉडल्स होते हैं माइट, में, मस्ट, हैव टू, कैन, कुड, शुड, ऑट टू, ये टाइप के जो शब्द होते हैं, जैसे हम उसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि आई कुड हैव डन दिस, मे आई कम इन, तो इनको मॉडल्स बोलते हैं। तो इनके यूजेज क्या होते हैं, इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि कौन सा मॉडल, इस एक सेंटेंस दिया होगा उसमें एक फिल इन द ब्लैंक होगी, तो 2 मॉडल्स दिए होंगे, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिट बैठता है, इस तरह से। तो फिर आर्टिकल रहते हैं, आर्टिकल पता है ए एन, ये इंग्लिश में नहीं लिखते ए कॉमा एन और द, ये 3 आर्टिकल हैं, इनको कहाँ कहाँ लिखते हैं ये आपको जानना है। तो आपको कुछ दिया जाएगा तो आपको वहाँ पे ढूंढ के बताना है भाई ए आएगा, एन आएगा या दा आएगा, खत्म। और कॉम्प्रिहेंशन में ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। होमोनिम्स एंड होमोफोन्स यार सुन लो, एक ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों शब्द देखने में तो सेम होते हैं, सॉरी उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये बियर तो आपको पता होगी ना, ये वो वाली, वो कप वाली बियर भाई, बस ये कप वाली बियर जो है ना, ये वो वाली बियर है, लेकिन भी ये यार ये दूसरी बियर है, तो अब कौन सी बियर है वो आपको समझ आ गई। दोनों बियर हैं लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। देयर, देयर, THEIR देयर, THEIR देयर, THERE देयर, तो दोनों डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो ये होमोनिम्स और होमोफोन्स होते हैं, वो वर्ड जिनकी साउंड सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो एक आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें 2 मिलते जुलते वर्ड्स जो हैं आपके सामने रख दिए जाएंगे, तो आपको ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सा इनमें इस ब्लैंक में फिट बैठता है। इतना सा काम है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए आपको, मीनिंग पता होने चाहिए, तो आप बड़े आराम से, आई टेल यू, बड़े आराम से आप इनको फिल कर लोगे। लेकिन अगर चलो ठीक है आपको नहीं भी आते हैं तो है ना, बुक सोर्स बताऊंगा आपको, परेशान क्यों होते हो। बुक सोर्स जब आप देखोगे, बुक लिस्ट देखोगे, वहाँ पर बड़े आराम से आपको इनकी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस आप कर पाओगे। क्लॉजेज, क्लॉजेज यार एक सेंटेंस होता है जिसमें आपको एक नाउन हो जाता है और एक वर्ब मिक्स हो जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इंग्लिश की प्रॉपर लाइन जो सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस होता है दैट इज उसको क्लॉजेज बोलते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मतलब एक शब्द का सिमिलर और एक शब्द का अपोजिट, जैसे गुड का बैड होता है तो वो उसका एंटोनिम होगा। सिनोनिम हो गया कि मतलब जिसको पर्यायवाची हिंदी में बोलते हैं ना, सिनोनिम एंटोनिम्स में मतलब सिनोनिम्स मीन्स पर्यायवाची कि एक ही वर्ड के सिमिलर वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स मीन्स उसके अपोजिट। तो ये भी प्रैक्टिस से आते हैं, तो कई बार कॉमन सेंस से भी आ जाते हैं, लेकिन बुक लिस्ट फिर भी बताऊंगा। पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेज। अब ऐसा है कि ये भी कॉमन सेंस बेस्ड है कि 2 शब्द दिए जाएंगे तो आपको शब्दों का इस्तेमाल करके ये बताना है कि इसका मीनिंग क्या है, या फिर आपको प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक पे उनको भरना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरे, हिंदी में पढ़े थे ना मुहावरे, तो 9 2 11 होना, तो अंग्रेजी में भी ऐसे 9 2 11 होना टाइप के बड़े मुहावरे होते हैं। तो अभी मेरे को याद तो नहीं आ रहा, हाँ याद आ गया, द टेस्ट ऑफ अ पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग, तो ये मुहावरा है। तो इस तरह के बड़े सारे मुहावरे होते हैं, आपको पता ही होगा अंग्रेजी में बड़े मुहावरे हैं, तो वो मुहावरे याद करने हैं। बुक लिस्ट बताऊंगा, उसमें कुछ 200-300 मुहावरे होंगे, तो याद कर लेना यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुहावरे देख के आपको कई बार मीनिंग कॉमन सेंस से ही समझ आता है इसका मीनिंग क्या होगा। यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रीपोजिशंस ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये फिक्स्ड है, प्रीपोजिशंस आर फिक्स्ड। इंग्लिश में कोई सेंटेंस आता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम अफ्रेड फ्रॉम द डॉग्स, ठीक है ना। नहीं यार बिल्कुल सही, जिसने बोला गलत है वो आप बच्चे बिल्कुल सही हो भाई, अफ्रेड ऑफ होता है, फ्रॉम नहीं होता, तो ये फिक्स्ड है, ये है प्रीपोजिशन। अफ्रेड ऑफ होगा, अफ्रेड फ्रॉम नहीं होगा। सिटिंग इन द चेयर होता है, सिटिंग ऑन द चेयर होता है। इन या ऑन ढूंढो ढूंढो,
गूगल सर्च करो, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। मेरे ख्याल से इन होता है, ऑन नहीं होता। तो ये फिक्स प्रीपोजिशंस होते हैं, ये आप याद करोगे अपनी बुक में से और आपको पता चल जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस। एंड एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पता ही है यार, सबको पता है, सबने पढ़ी एक्टिव पैसिव वॉइसेस। उसकी फिर प्रैक्टिस करेंगे और रूल्स को हम अपने दिमाग में रिफ्रेश करेंगे, ताज़ा करेंगे। तो आ जाते हैं भाई लोग हमारे सोर्स पे। थोड़ा टपोरी लैंग्वेज हो गई, आई एम सॉरी। तो फिर वापस अपनी ऑफिशियल ना फॉर्मल लैंग्वेज में आते हैं। ये मेरे 3 सोर्सेस है। फर्स्ट है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की बुक है, इसमें 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। आप ये भी खरीद सकते हो। ये अरिहंत की बुक है, मैंने देखी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है, आप ये भी ले सकते हो। इन 2 में भाई एक बड़ा सा है और, याद रखना, और बोथ नहीं है, बोथ आर करेक्ट नहीं है, इधर और, या ये अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी किताब खरीद लो, आपके लिए कामयाब आप हो जाओगे। अगर आपको नहीं मिलती है तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना, आई विल सेंड यू सम मटेरियल ओवर देयर। वो मटेरियल क्या होगा वो बता नहीं सकता, वहाँ पे आपको इंग्लिश का एक मटेरियल दे दूंगा जहाँ से आप ग्रामर अपनी कर सकते हो। ठीक है। तो वोकैबुलरी अगर आपको एनहेंस करनी है तो ये जनरल मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये जो किताब है भाई लोग, ये जो किताब है ये आपको पढ़नी है। इसको आप आराम से पढ़ो। रात को सोने से पहले उठाया, 5-6 पेज उठाए, पेंसिल लिया, प्रैक्टिस की। इस बुक में बड़ी अच्छी बुक है, मतलब इस बुक से आप इंटरैक्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। रोज़ की एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, तो शायद इसमें 40-50 दिन का कुछ चैलेंज होता है, तो उसमें आप अच्छी खासी वोकैबुलरी अपनी एनहांस कर लोगे। तो पढ़ लेना, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसको आप पढ़ना, अपनी इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो यहाँ से आगे भाई आपकी इंग्लिश, जनरल इंग्लिश होती वो हो गई ख़त्म। तो जनरल इंग्लिश खत्म हो गई, आपका सिलेबस कवर हो गया। जो जो मैंने बताया था वो आपको इन 2 में से किसी भी किताब में मिल जाएगा। ईदर ऑफ द 2 आपको बाई करनी है, परचेज करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अच्छा, अब आप इस चीज़ में कुछ नोटिस करोगे, मैंने कॉपी किया था इस सिलेबस, आपके सिलेबस में से ही, यहाँ वाला जो PDF अवेलेबल था उसकी वेबसाइट पे। तो इसमें आप ना ये जंबल देखोगे, ये जो सीरियल नंबर है ये सही नहीं है। सीरियल नंबर क्यों सही नहीं है? क्योंकि मैंने उसको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, डिसिप्लिन वाइज डिवाइड किया। तो सीरियल नंबर को आप छोड़ दो, लेकिन टॉपिक आपके सिलेबस के ही होंगे। सिलेबस में जो सीरियल नंबर था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो थोड़ा जंबल होगा। देखते हैं कैसे पढ़ना है इनको। सबसे पहले फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया, ये 2 टॉपिक थे, दूसरा और तीसरा, जिसमें एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज देखना है आपको। सबसे पहला नहीं होता, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, वर्ल्ड में या इंडिया में, किस किस फील्ड में, एडवेंचर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में या डिस्कवरी के फील्ड में। ये 3 चीज़ें आ गई। ये प्योर जीके है, जनरल नॉलेज, वो KBC टाइप। फिर आ गया पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिक्स की पर्सनैलिटीज़ पॉपुलर्स, और साइंटिफिक डिस्कवरीज, जोग्राफिकल, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री। इसके लिए आपने क्या करना है, 2-3 चीज़ों का फोकस करना है। इंडिया के सारे मिनिस्टर्स के नाम याद कर लेना, स्टेट्स के सारे चीफ मिनिस्टर्स के नाम याद कर लेना, JNK के जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं इस टाइम टॉप उनके नाम याद कर लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम याद कर लेना, चीफ जस्टिस ऑफ JNK का नाम याद कर लेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद कर लेना। इस तरह से जो पर्सनैलिटीज़ है ना फेमस, जहाँ हमारे जो टोटल CMs रहे हैं JNK के, उनके नाम याद कर लेना। तो ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स के फील्ड में साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के नाम पे हर साल हमारे देश में डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं साइंस के। अगर आप कर सकते हो या तो अच्छा है, तो लेकिन नोबेल प्राइज़ जो मिलते हैं मेडिसिन, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के फील्ड में, उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, क्यों मिला, किसको मिला, वैसे कर लो। तो स्पोर्ट्स में जो एनुअल इवेंट है, पिछले साल जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हुए थे वो सब आपको ढूंढ के निकालने हैं और उसके बारे में आपको पता चलना चाहिए। हिस्ट्री के बारे में हम हिस्ट्री में ही डील करेंगे, हिस्ट्री की पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ को कैसे जानना है। द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया। तो न्यूज़पेपर के बारे में पूछते हैं यार, कि कौन कौन से डेलीज़ हैं, न्यूज़पेपर हैं इंडिया में और वीकलीज़ हैं। जनरली यार हिस्ट्री से ये सवाल है, प्रेजेंट नहीं पूछते, हिस्ट्री से पूछते हैं कि कौन कौन से। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक सवाल पूछ लिया जाए, उसमें 4 नाम दिए जाएं, बता दें कि भाई इनमें से सिर्फ डेली कौन सा है और वीकली कौन सा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो कोई बात नहीं, ऐसा सवाल जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछा जाएगा तो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, भारत में अलग अलग लैंग्वेज है, बहुत सारे कल्चर है। इतना याद रखना आपको कि हर स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है। वैसे साउथ इंडिया में आप देख लो, साउथ ऑफ इंडियन, तो हर स्टेट की अपनी ही भाषा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का जो 8वां शेड्यूल है हमारा, किसका, 8th शेड्यूल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए। देख लेना आपके नोट पे भी कुछ लैंग्वेज लिखी होती हैं, वो भी पता होनी चाहिए। क्या पता ये सवाल आ जाए कि नोट पे जो लैंग्वेजेस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग दोज विच आर रिटन ऑन अ 100 रुपी नोट और 20 रुपी नोट, जो भी होता है उसमें। इस तरह से सवाल बन जाते हैं। तो कॉमन सेंस है ना यार, नोट पे जो लैंग्वेज लिखी है आपको पता होनी चाहिए कौन सी। और भारत के जो संविधान के जो 8th शेड्यूल है उसमें जो है वो भी आपको पता होनी ही चाहिए। बढ़ जाते हैं आगे।
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, यूनेस्को, यूएनसीटीएडी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से। गूगल ओपन करना, गूगल ओपन, फ़ोन ओपन करना, गूगल गूगल भाई, गूगल गूगल तूफ नहीं, गूगल अपना बिंग ओपन कर लो, गूगल ओपन करो, जो आपको ठीक लगता है ओपन करो। ये वर्ड एक एक करके डालो, यूएनओ, इसके जितने भी विंग आते हैं सबके बारे में लिखना, और एक फेयर आइडिया रखना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका मैंडेट क्या है, ये काम क्या करती हैं। तो इनमें से जनरली जितनी भी बॉडीज़ आपको दिख रही हैं ये सारे यूएनओ के ही पार्ट हैं। तो इनके मैंडेट क्या है याद रखना, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये लिख लेना, एस्टैब्लिश किस ईयर में हुई थी ये लिख लेना। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जीके का पेपर है, इसमें सीधे सीधे सवाल आपको ऐसे पूछ जाएंगे। आगे आगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडीज आ गई ब्रिक्स, ओपेक, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, G20, G7 एट्सेट्रा। तो ये बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सेम फंडा अपना पुराना वाला, गूगल सर्च करना, एक एक ऑर्गन, जनरली आपका पेपर सेट करने वाला बंदा भी यही करता है, गूगल सर्च करेगा, पहली दूसरी जो साइट खुलती है ना उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। आप बिलीव नहीं करोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली वहीं से पूछ लिए जाएंगे। ट्राई करना, पुराने पेपर देखना, हमने भी ट्राई किया था, ऐसा ही होता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल है, 17 के 17 याद करने हैं, रट्टा मारो, नुमैनिक्स बनाओ, जो मर्जी करो, लिखो, और नंबर वाइज, ऐसे नहीं कि रैंडम याद कर लिए। जो SDGs का सीक्वेंस है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपको याद करना है। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, उसकी डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ टॉपिक, नो हंगर, नो पॉवर्टी, यूनिवर्सल एजुकेशन, इस तरह से जो उसकी हेडिंग्स है वो आपको याद करनी है। आगे डिटेल में क्या लिखा है दैट डजंट मैटर। कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड क्योर एंड प्रिवेंशन, ये आपका बायो का पार्ट है। बायो का यहाँ गलती से मैंने लिया, इसको मैं आपके बायो के पार्ट में डाल दूंगा। और बायो के लिए जो मैंने बुक रिकमेंड किया उसमें आप देख लेना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट उनके क्योर्स होते हैं, प्रिवेंशंस होती हैं, तो वो हम वहाँ पे कर लेंगे कवर अपने जीके की बुक में। तो फिर आ गया NCDC, मतलब नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उसने कोविड-19 के ऊपर कुछ SOPs और एडवाइजरीज जारी की थी। वेबसाइट है भाई NCDC की, गूगल सर्च करो, अबाउट अस देखो, उसमें जो SOPs डिफरेंट डिफरेंट हैं उनको पढ़ लो एक बार, और अपनी कॉपी में एक कॉपी लगा लो अलग से, अच्छी सी एक नोटबुक ले लो, उसमें इसको लिख लो, सारे टॉपिक को, एक एक टॉपिक को गूगल करोगे, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर जो डिटेल है उसको उठा के अपनी कॉपी में लिख लोगे। ये फंडा बता रहा हूँ, याद रखना, आपको बहुत काम आएगा ये वाला फंडा, क्योंकि पेपर सेट करने वाला भी ऐसे ही करता है। कोई ऐसी किताब नहीं ना मार्केट में, कोई ऐसी किताब ही नहीं है यार जो ये सारा सिलेबस कवर करती हो, तो पेपर डालने वाला भी कोई तो सहारा लेगा किसी चीज़ का। तो आज की डेट में इन्फॉर्मेशन का ही सहारा है गूगल। बिंग तो किसी को पता ही नहीं है कि बिंग भी है, याहू भी है, वो नहीं पता किसी को, सारे गूगल ही करते हैं। तो गूगल के एल्गोरिथम जो पहली 2 साइट्स आती हैं उसके ऊपर से अपनी सारी डिटेल्स निकालोगे। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स पता ही है यार, आपको बता दिए बड़े सारे अवार्ड्स, तो उन अवार्ड्स को आप देख लेना किसको किसको मिल रहे हैं, कब कब मिल रहे हैं। द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो स्पोर्टिंग इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में जान लेना, इस साल कौन सा हुआ। इंडियाज़ एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम, विकीपीडिया पे चले जाना। मैं आपको सीधे सीधे बोल रहा हूँ, विकीपीडिया पे जाना, विकीपीडिया पे जो भी डिटेल्स इस पर आपको मिलेंगी, हिस्ट्री से लेके आज तक जो जो हुआ है, जो जो डेवलपमेंट्स थी, इस पर सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन किसके हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं हमारे, और इंडिया ने क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स की हैं, अच्छी खासी आपको मिल जाएंगी। आपके ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञानवर्धक चीज़ है, बड़ी है। आपको इंडिया की अचीवमेंट्स भी पता चलेंगे और थोड़ा प्राउड भी फील होगा, चलो हमारे देश ने कितने अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। हमने तो सिर्फ बुरा ही सुना, चोरी क्या है, चकारी है, गंदगी है, मतलब पॉपुलेशन है, कुछ अच्छा भी है ना यार, तो उसको हम हाईलाइट करेंगे इसको पढ़ के। देन देयर इज थर्मल न्यूक्लियर हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। लिस्ट बना लो, मैप उठाओ और गूगल सर्च करो कि ये टॉपिक थर्मल पावर प्लांट्स कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, स्टेट पता होनी चाहिए आपको कौन सी स्टेट में है, कहाँ पे है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स सारे पता होने चाहिए, ज़्यादा नहीं है इंडिया में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ज़्यादा नहीं है, सारे पता होने चाहिए न्यूक्लियर वाले। थर्मल नहीं भी सारे पता होंगे चलेगा, न्यूक्लियर कम में पता होना चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट्स बड़े लिमिटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनकी लिस्ट बनाओ, गूगल सर्च करो और अपनी कॉपी पे कहीं ना कहीं इनको लिख लो। आपने नोट्स बना रहे हो आप सारे के सारे। करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपका करंट अफेयर आ गया। तो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, इसी के ऊपर मैं आपको थोड़ा लेटर हाफ में बताता हूँ। ओके, विल कवर दिस करंट अफेयर्स एंड ऑल दिस, इसकी बुक में आगे आपको कवर कर लेता हूँ। अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, भी आपका जीएस का जीके का ही पार्ट है, मतलब सिलेबस यही है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लेकिन मैंने इसको थोड़ा अलग से लिख दिया। तो इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, पहला टॉपिक आपका। तो क्या ये 1857 से 1947 की हिस्ट्री, दैट्स इट। क्लाइमेट
एंड क्रॉप्स इन इंडिया, ये जोग्राफी का टॉपिक है आपका। क्लाइमेट क्या है इंडिया का और क्रॉप्स क्या है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये आपकी फिजिकल जोग्राफी आ गई। तो इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, मेन रिवर्स सारी याद होनी चाहिए आपको इंडिया की, और मेन लेक्स भी सारी याद होनी चाहिए, कौन से स्टेट में, ये सवाल आ जाता है। एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलप, मतलब अल्टीमेटली एग्रीकल्चर ही है, ये क्रॉप वाला टॉपिक यहाँ पे भी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये आपका जोग्राफी से कवर हो जाएगा। आ जाओ बुक लिस्ट पे। हिस्ट्री जोग्राफी के लिए आप कौन सी बुक, या तो ये या फिर ये मैंने नाम लिखा हुआ है, अरिहंत और लूसेंट की जीके, इन दो में से कोई एक किताब आप खरीद लेना, या फिर ये दोनों ही अच्छी हैं। तो जो भी आप ले लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका हिस्ट्री भी यहाँ से पढ़नी है 1857 से 1947 तक, यहाँ लिखा है फोकस ऑन 1857 टू 1947 ओनली। और जोग्राफी जो यहाँ पे दिया वो आपको पूरी की पूरी करनी है। और ये जो पार्ट था ना आपका, ये एग्रीकल्चर और ये वाला, ये रहा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट भी है, तो इसको हम इकोनॉमिक्स में भी डील करेंगे। उसके लिए मैंने सब्सिक्वेंटली हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स आएंगे हम देख लेंगे। तो ओवरलैपिंग है थोड़ा सा, समझ गए ना, ये वाला पार्ट ओवरलैपिंग है आपका। ये रहा, ये वाला जोग्राफी में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। तो इसी बुक में, इसमें या इसमें जो भी आप लोगे, जोग्राफी और इकोनॉमिक्स को जब आप कंबाइन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा टॉपिक आपके वहाँ से कवर हो रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, मेरा सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप केएस या आईएएस की तैयारी करो तो जो बुक लिस्ट मैंने वहाँ पे बताई थी, अगर आपने वो पढ़ी हुई है तो इन बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईली प्रिपेयर्ड हो इस एग्ज़ाम के लिए, आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आप वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे मैंने बोला था, तो वो भी बहुत अच्छा। जोग्राफी के लिए मैंने एक बुक और रेकमेंड की थी, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी जोग्राफी, यू विन पब्लिकेशन, ये बहुत अच्छी है, इसमें जिस्ट लिखी हुई है। अगर आप जोग्राफी यहाँ से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ना। अगर आप केएस की तैयारी करो तब भी आप पढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो भाई 6वीं से 10वीं तक की जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो आप पढ़ लेना। ओहो हो दी एंड, फिर तो आपको आगे कुछ ज़रूरत ही नहीं करने की। तो आई थिंक ये कवर हो गया हमारा, अच्छे से समझ आ गया आपको। हिस्ट्री जोग्राफी के लिए आपको ये दो बुक पढ़नी है। तो इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए फॉरेन ट्रेड, बैलेंस इन पेमेंट, ये आपका टॉपिक है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, और ये डेफिनेशन सारी की सारी डेफिनेशंस आप गूगल सर्च भी करोगे और एक एक डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिखोगे गूगल सर्च करके, और बाकी आपको बुक में मिल जाएगी। तो इसके लिए बुक्स mrunal.org/economy, ये आपको एक लिंक मैंने दिया हुआ है, इसको टाइप करना। इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक वेरी वेरी ईजी एंड ल्यूसिड, बहुत आराम से आप पढ़ पाओगे। फिर ये दो किताबें, इकोनॉमिक्स और जोग्राफी, आपकी जहाँ से आपने हिस्ट्री पढ़नी है वहीं से अपनी इसमें इकोनॉमिक्स भी आपको मिल जाएगी। ये इन्फ्लेशन ये जो डेफिनेशन है ना यहाँ पे, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैपिटल मार्केट्स, रोल ऑफ आरबीआई, टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, मुझे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, इनके डिफरेंस क्या होते हैं, इनके डेफिनेशन मैंने बताई थी, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, आप भी याद करोगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, सीबीडीटी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी क्या है, हाँ पता ही होना चाहिए, क्योंकि भाई आए उस डिपार्टमेंट में रहो जहाँ जीएसटी इंप्लीमेंट करना है, तो टैक्सेस के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इन बुक से हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा आपको क्या करना है, गूगल और इन्वेस्टोपीडिया एक साइट है, अर्थपीडिया भी है हिंदी में नहीं है, इंडियन साइट है, वहाँ भी आप जा सकते हो। अंडरस्टैंड द टर्म्स, जो टर्म्स है उनको समझना, लिखना अपनी कॉपी में, अच्छे से समझना, उनकी टाइप्स को देखना। इन्फ्लेशन में बहुत सारी टाइप्स हैं, सारी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन आपको पता होनी चाहिए, उनका मीनिंग क्या है, बजट से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इससे आपका इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं आपका जो पिछला पार्ट, ये फिर से रिमाइंड कराता हूँ, ये वाला जो पार्ट था ना, ये करंट अफेयर हो, ये वाला जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, ये यहाँ से आगे, इसके लिए मैंने आपको बताना है कि अब इसको कैसे करना है। दिस वाज योर पार्ट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है और ये वाले टॉपिक कैसे करने हैं, जनरली गूगल के थ्रू। और फाइनली स्ट्रेटेजी यहाँ पे, स्टडी प्लान फॉर करंट अफेयर्स। क्या करना है आपको भाई, बाई एनी मैगजीन दैट इज़ अवेलेबल, कोई भी मैगजीन जो अवेलेबल है मार्केट में वो आप ले सकते हो। अच्छा, एक वार्निंग फिर से, यदि आप यूपीएससी या केएस की तैयारी कर रहे हो और जो मैंने स्ट्रेटजी बोली उसी को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, अपनी करंट अफेयर की स्ट्रेटजी को आप चालू रखो। जो आप पढ़ रहे हो यूपीएससी के लिए वही यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा लोअर लेवल पे है, तो आप आराम से ये एग्जाम कर जाओगे, बट अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना। ये सिर्फ उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो यूपीएससी या केएस की तैयारी नहीं कर रहे, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे, तो उन बच्चों के लिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि आपको लिमिटेड टाइम में कैसे अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। कोई भी मैगजीन खरीद लो, कोई बोलता है क्रॉनिकल खरीदूं सर, विजार्ड खरीदूं, बैंकिंग सर्विस के क्रॉनिकल खरीदूं, जो मर्जी, सिविल सर्विस टाइम्स, लो प्रतियोगिता दर्पण, जो मिलती है ना बाजार से उठा लो, पिछले 3-4 महीनों की उठा लो मार्केट से किताबें, और यहाँ से आप अपना करंट अफेयर पढ़ोगे।
अब ऐसा है कि शुरू के 30 से 40 पेज ना इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब फिलर माल, 1-2 इंटरव्यू, 2-3 एंटरटेनमेंट पॉइंट है, ये ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपने उन पर फोकस नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये जो डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ जो है ना, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, पर्सन इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हमारा टॉपिक था शुरू में, इंडिया या बाहर की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, तो पर्सन इन न्यूज़ PIN करके एक टॉपिक होता है, उसमें बंदे दिए होंगे कि ये न्यूज़ में चल रहे हैं, फेमस हैं, क्यों फेमस है, रीज़न भी दिया होगा। तो इनको आप अपनी कॉपी में लिख लोगे। ये फैक्ट जितने भी होते हैं इनको MCQs के लिए आप तैयार कर लोगे। करंट अफेयर के लिए अगर आप ये वाला नहीं कर सकते, यू थिंक कि नहीं सर ये नहीं होगा, तो भाई GK टुडे या बैंकिंग अड्डा करके वेबसाइट है, GK टुडे या बैंकिंग अड्डा, इस पे जाओ, यहाँ पे आपको मंथली डिटेल्स मिल जाएंगी, तो उसको प्रिंट निकाल के पढ़ लो, वो सस्ता पड़ जाएगा। मैगजीन उठा सकते हो तो मैगजीन से पढ़ लो, तो ये भी बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कम है, तो मैंने बाद में लिखा इधर और अगेन और या ये आपकी स्ट्रेटजी है, जो आपको सही लगे, सूटेबल लगे, वो आप अडॉप्ट कर लो। फिर एक और टॉपिक आपका था जनरल साइंस का। साइंस के बारे में आ जाते हैं। मैकेनिज्म्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सारा फिजिक्स है भाई। इन शॉर्ट ये सारी की सारी फिजिक्स है। तो कहाँ से करें, तो बता देते हैं आपको कहाँ से करना है। अच्छा, आगे के भी टॉपिक में मिस करिए, ये भी फिजिक्स है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ, यहाँ से नीचे केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, यहाँ से नीचे आपकी केमिस्ट्री शुरू हो गई। तो ये कहाँ तक है केमिस्ट्री, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म होगी केमिस्ट्री फिर से। और लाइफ प्रोसेसेस और विटामिन जो है ना, ये सारा आपका बायो का पार्ट आ गया। हाँ, ये बायो का पार्ट आ गया। तो ये विटामिन ज़ारे देख लेना कौन से होते हैं, इनका साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, इनसे डिजीज़ क्या होते हैं डेफिशिएंसी की वजह से, तो किस में सोर्सेज होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल का डिफरेंस याद रखना, कौन से फैट सॉल्युबल है, कौन से वाटर सॉल्युबल है। ये सवाल साला आता है, हर बार आता है। जो ऐसा घिसा पिट्टा टॉपिक है ना विटामिन का, आपको फिर से आएगा, तो अच्छे से रट्टा मार लेना, ठीक है। तो बुक भाई, कौन सी बुक, तो जी यही बुक है, खरीद ली ना आपने। बार बार किताबें नहीं खरीदवाता मैं, मेरा फंडा बड़ा सिंपल है, कम से कम किताबें खरीदनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़नी है। और हमारे भाई बहन जो है ना, जो सुन रहे हैं, उनको पता क्या लगता है, सर कुछ जादुई बात बताओ, कुछ ऐसा बताओ जो हमने सुना ना हो। तो भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। एक ही चीज़ बोलता हूँ, कम किताबें पढ़ो लेकिन ज़्यादा बार पढ़ो। रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ओनली वे टू सक्सेस इज रिवाइज रिवाइज रिवाइज। 3 चीज़ें तो जितना रिवाइज करोगे उतना कम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने MCQ सॉल्व करोगे उतना कम है। तो ये 2 किताबें खरीदोगे, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पढ़नी कैसे है, क्योंकि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, तो आपने अपना सिलेबस खोलना है। ये सिलेबस खोलना है, सिलेबस में जो जो टॉपिक आपको दिए हैं वो आपने इस बुक में से पढ़ने हैं। ये टॉपिक ढूंढने हैं तो आपने इनको इन बुक्स में से ढूंढ के निकालना, पढ़ लेना। फिर आ जाता है आपका शायद फाइनल टॉपिक होगा आज की वीडियो का, इन्वायरमेंट में कुछ बड़े सारे टॉपिक्स थे, जैसे वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, ये टाइप के, बायोमास एनर्जी वगैरह, तो ये इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। और उसके बाद इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है, इकोसिस्टम क्या है, डेफिनेशंस, ओजोन वगैरह, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर लाइफ, ये टाइप के जो टॉपिक्स हैं, बड़े फिलर टॉपिक है। तो भाई इसके लिए क्या कर सकते हो, या तो आप सस्ता काम कर लो, 6वीं से 8वीं तक की अपनी उठा लो NCERT किताबें, ठीक है। तो 6वीं से 8वीं अगर आप NCERT किताब पढ़ लेते हो ना, जोग्राफी की सॉरी मैं बताना भूल गया किसकी, ज्योग्राफी की 6वीं से 8वीं ज्योग्राफी की बुक्स उठा लोगे तो आपका ये काम हो जाएगा इन्वायरमेंट वाला। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हो तो ये 2 किताबें मैंने UPSC की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनकी जो बुक्स हैं मैंने पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ से बता रहा हूँ ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। स्टैटिक पार्ट बहुत अच्छे से कवर करती है। इनमें से कोई एक, भाई ये दो किताबें, एक नहीं है, इतना याद रखना। आप बोलोगे कि मैं आपको कुछ अजीब चीज़ दिखा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये 2 अलग अलग किताबें, या तो ये उड़ान वाली उठा लेना ओनली IAS, या फिर ये वाली उठा लेना। तो इनको पढ़ना अपने सिलेबस को देख के। पढ़ना कैसे, अपने सिलेबस को देख के। ये जो सिलेबस है ना आपका, ये इसको देखना, ये टॉपिक कहाँ पे है, तो वो टॉपिक ही पढ़ना, बाकी चीज़ें मत पढ़ने बैठना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा फर्स्ट वीडियो ख़त्म। पार्ट 1 इज़ ओवर। पार्ट 2 में रीजनिंग, मैथ्स और जो बचे हुए कंप्यूटर के टॉपिक हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट याद है ना आपको, इस वीडियो पे अगर 500 लाइक आते हैं, यदि आप लाने में मेरी हेल्प करते हो, तो मेरा इसका मतलब ये है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो मुझसे पढ़ने में। तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, खुद पढ़ाऊँगा आपको जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जो शायद 20 से 30 मार्क्स की आपको आने वाली है। क्योंकि उसके ऊपर अच्छी किताबें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपकी हेल्प करूँ। तो अगर 500 लाइक्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपकी वीडियो बनाने के लिए या आपके साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए भी रेडी हूँ। तो प्लीज़ इसको वीडियो को ध्यान से देखना। बुक लिस्ट मैंने आपको बताई, ज़्यादा किताबें नहीं हैं, सोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं। आज ही बैठो, पढ़ाई शुरू करो और अपने आप को परिपक्व बनाओ, अच्छे से पढ़ो, कॉन्फिडेंस लाओ और बिलीव करो कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। डेफिनेटली आप ये पेपर पास कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप UPSC की तैयारी करते हो, KS की तैयारी करते हो, तो वही वाली बुक लिस्ट मैंने बताई है उसको आप कंटिन्यू करोगे और ये पेपर आप आराम से निकाल लोगे। तो
पार्ट 2 तक के लिए छोटी सी ब्रेक लेते हैं। तो आफ्टर this video goes viral, people spread it and they watch it, they get benefited from it. After that I'll make part 2 as well. तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।